देखिए, आज का सेशन जो रहेगा वो लास्ट क्लास के कंटिन्यूटी में ही रहेगा। इसमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। आज प्रैक्टिस सेशन है, तो आज हम आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम शुरू करेंगे, और इसमें एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर अब आपको जो बैलेंस शीट है वो दी हुई है। ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करने को बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड as at 31st March 2020 and additional information calculate operating profit before working capital changes। यानी कि यहाँ पर अभी पूरा पार्ट नहीं करना है क्वेश्चन का, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, भी पूरा पार्ट नहीं है, वो भी आधा सा पार्ट है, वो हमें कंप्लीट करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम पॉइंट वाइज चलेंगे A B C D, तो अगर हम यहाँ पर अपने ABCD के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो D पॉइंट तक हमें क्वेश्चन करके दिखाना है। यहाँ पर भी क्वेश्चन करने के लिए सारी चीजें पुरानी ही है, कुछ भी नई चीज नहीं है मुझे बताने के लिए। मैं सीधा आपके साथ क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, और आगे के क्वेश्चन में जब चेंजेस होंगे तो फिर हम डिस्कशन करते हैं। और मैं आ रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। नोट से शुरू करेंगे, और यहाँ पर लिखते हैं हम सरप्लस। सबसे पहले आपको याद ही हो गया होगा, काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ PL, तो क्वेश्चन में सरप्लस जो है वो उसके लिए नोट दिया गया था, रिजर्व एंड सरप्लस। हम इसके नोट टू अकाउंट पे आ गए हैं। नोट टू अकाउंट क्वेश्चन में नीचे अलग से दिए होते हैं सारे, जो भी ऊपर पॉइंट्स के जिसके साथ नंबर्स पड़े होते हैं, नोट नंबर, उसकी रेफरेंस हम जाके नीचे नोट से लेते हैं। तो यहाँ पे नोट टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बताया गया है कि सरप्लस बैलेंस शीट में जो दिखाया गया है वो लास्ट ईयर में था 1 लाख रुपीस का, और अब वो हो गया है 1,60,000 का। यानी कि सरप्लस जो है इस समय कितना होगा, 70,000। तो यहां से अब हमने शुरू करना है। तो सबसे पहले हम सरप्लस लिख लें, और सरप्लस का अमाउंट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, जो कि है 70,000 रुपीस। अभी शुरू के क्वेश्चन में मेरे को आपको याद कराना है, तो इसलिए मैं वर्किंग नोट में सारी चीजें लिखते हुए चलता हूँ। 4 बेसिकली चीजें जो होती हैं यहाँ पर ऐड होनी होती हैं, अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को छोड़ करके बात करें। तो फिर से आपको याद करा दूं, एक होता है जी प्रोविजन फॉर टैक्स, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें, अभी हम आगे इसका अकाउंट बनाना भी हमारे सिलेबस में, वो हम जब बनाएंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन करंट ईयर, ये इंपॉर्टेंट बात है। करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो लिखना होता है। फिर प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड डिविडेंड्स पेड, और ये होते हैं फॉर लास्ट ईयर। CY और LY लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में टाइम सेविंग के लिए। करंट ईयर का मतलब CY और LY मींस लास्ट ईयर। इंटरिम डिविडेंड्स पेड हमेशा होंगे, वो अलग से ही एडजस्टमेंट्स में रहते हैं। अभी इन सारी चीजों को हमने आगे वाले स्टेप में और डिस्कशन में लाना है। फिर यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो होता है वो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी रहते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी जरा सा पार्ट को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको करेंगे जब भी क्वेश्चन में होगा। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, यहाँ पर इतनी सारी चीजों को जब आप ऐड करते हो तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, और उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं ली है क्योंकि क्वेश्चन मैंने देख लिया इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कोई है नहीं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन में सरप्लस हमने ले लिया और प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करी हुई थी, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूं। और आपको ये बात याद भी रखनी है कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग में लिखा जाता है। इसका भी अलग से एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स को किस हेडिंग में लिखते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट लायबिलिटीज मेन हेडिंग है और जिसको मेजर हेडिंग भी कहते हैं, और इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग में लिखा जाता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आपको मैं बात बताना चाह रहा था, जो मैंने पहले भी एम्फेसिस दिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो करंट ईयर का प्रोविजन। तो 2020 में जो प्रोविजन फॉर था यहाँ पर वो था आपका 1 लाख रुपीस। तो इसको हमने लेके चलना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो फिर से मैं आपको याद करा दूं कि सारे ऑलमोस्ट फिगर्स जो होते हैं वो डिफरेंस देखा जाता है कि पहले से कितना बढ़ गया। पूरी जगह पर लगभग सारी चीजों के डिफरेंस से ही हम लोग पार्ट को डील कर रहे होंगे, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए ऐसा नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली 2 पार्ट है। एक है प्रोविजन मेड इन करंट ईयर और दूसरा है आपका टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए ऐसा हम जब हमें वैसे तो इसको अकाउंट बना के आगे चल के करना होगा, इसका एक अकाउंट बनेगा और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी होंगी। तो जब हम उस जगह पे पहुंचेंगे तो और एलोबरेट हो जाएगा। अभी इतना ये समझना है कि लास्ट ईयर का जो प्रोविजन था उन्होंने निकाला, वो प्रोविजन उतना ही टैक्स बना और वो टैक्स हमने इस साल पे किया होगा। तो हम यहाँ पे जैसे इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 90,000 रुपीज का पिछली बार उन्होंने प्रोविजन बनाया था और उसका टैक्स इस बार हम लोगों ने पे कर दिया गया। और 1 लाख रुपीज का प्रोविजन अभी हमने क्रिएट किया है। तो ये जो प्रोविजन अभी हमने क्रिएट किया है, ये इसमें अभी देखा जाए तो रुपए नहीं गए, आप ऐसा मान के भी चल सकते हैं, क्योंकि रुपए अभी दिए नहीं, अभी सिर्फ प्रोविजन क्रिएट ही हुआ है। तो इसको हमने यहाँ पे जो ऊपर एडिशन कर रहे होते हैं, जो वर्किंग नोट में एडिशन कर रहे होते हैं, वहां पर क्या लेके चलना होता है कि प्रोविजन कितना बनाया। तो हमने प्रोविजन इस साल बनाया 1 लाख रुपीस का। इसमें डिफरेंसिंग फिगर से कोई काम नहीं होता है। आगे वाले जो पार्ट होंगे उसमें ये काफी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम अभी इतने कोई रेस्ट्रिक्ट करते हुए आगे चलते हैं। फिर देखिए आप इसमें कोई भी डिविडेंड की बात यहाँ पर नहीं है, तो वो दोनों पार्ट नील हैं। और पर एक चीज आप और नोटिस करिए कि ट्रांसफर टू रिजर्व है, और ट्रांसफर टू रिजर्व कहाँ पे दिया होगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर दिया होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि सारे रिजर्व्स वहीं पे होंगे। देखिए 4 लाख रुपीस का रिजर्व पिछली बार होता था, अभी 5 लाख का रिजर्व हो गया, यानी कि इस बार 1 लाख रुपीस का रिजर्व और क्रिएट किया गया। देखिए ये एप्रोप्रिएशंस हैं। इसमें क्या हुआ, अगर हमने कोई अमाउंट रिजर्व में डाल दिया तो उसमें रुपए नहीं चले गए, सिर्फ इतना सा पार्ट हुआ कि एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पे फंड्स एलोकेट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अगर हम दूसरी तरह से बात समझें तो ये एप्रोप्रिएशन, और इसमें कोई भी कैश हमारे पास से इनफैक्ट में गया भी नहीं होगा। तो 4 लाख से 5 लाख रुपीस रिजर्व हो गया, यानी कि 1 लाख रुपए का रिजर्व क्रिएट किया गया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो अमाउंट था वो भी 1 लाख था। डिविडेंड्स की यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो मैंने ब्लैंक डाल दिया। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी जो है वो 1 लाख रुपए का है। तो यानी कि 2,70,000 रुपीज का आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो गया। यहां से अब हमने शुरू करना है, और जो हमारी पहली एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी, उसका हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, पूरा वो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही इतनी है। और इसकी हेडिंग होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखिए थोड़ा सा हम क्योंकि हर एक क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं तो लेंथी जरूर होगा, पर ये परफेक्ट होगा आपका। आगे की क्लास में भी कहीं पे आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम शुरू करते हैं, और हमने ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर हमारा अपना ये मानना है कि इसको हम कैसे कर लें, एक ABCD पॉइंट वाइज चलें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम A पॉइंट में, नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो हम लोगों ने वर्किंग नोट में निकाला है। और ये आपका आ रहा है 2,70,000। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करते हैं, आपको याद आ गया होगा, हम एडजस्टमेंट करते हैं और ब्रैकेट में हम लिखते भी हैं कि एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट किस चीज की करने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश। अब नॉन कैश चीजों को हम यहाँ से हटाने जा रहे हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, जो ऑपरेटिंग नहीं है उनको हम लोग यहाँ से नलिफाई कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग लिख भी चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर और क्वेश्चन भी कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो बी और सी पार्ट में हम चलेंगे। यहाँ पर हम ऐड करते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, आइटम्स टू बी एडेड, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिडक्ट होंगी, उसके लिए हम लेस लिख देंगे, लेस आइटम्स टू बी डिडक्टेड। ये चीजों को डिडक्शन करना है। अब क्वेश्चन के अंदर हम लोग चलेंगे और इन सारी चीजों को ढूंढेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डेप्रिसिएशन जो है वो 75,000 रुपीज का चार्ज किया गया। सबसे ज्यादा कॉमनली जो मिलेगा, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और डेप्रिसिएशन। ये 5-7 चीजें तो लगभग हर क्वेश्चन में रहेंगी। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन है जो कि एक नॉन कैश आइटम है, जिसके इफेक्ट को हमें यहाँ से हटाना होगा। इसके अलावा हम क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कोई भी इससे रिलेटेड चीज नहीं दी हुई है, तो बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है और हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन है आपका था यहाँ पे 75,000 रुपीज, और इसकी कोई भी चीज यहाँ पर है नहीं, नील है। आगे के क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे और चीजें मिलने लगेंगी। अभी यहाँ पर हम डी स्टेप पे आ जाते हैं और यहाँ पर जो डी स्टेप में हमारा आंसर होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ WC चेंजेस, और ये हो जाएगा आपका 3,45,000। देखिए, क्वेश्चन इतना बड़ा सा लग रहा था, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, पर पार्ट बड़ा छोटा सा ही पूछा हुआ था, कुछ भी नहीं होता, बड़ा ही सिंपल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस अब लाइन से इसके जो लगभग 8 लेक्चर्स होंगे, वो 8 लेक्चर्स को आप बिल्कुल कायदे से बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए चले जाएं, रिपीट भी कर लीजिए अगर आपको जरूरत पड़े तो वहां से, ऐप से। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा पार्ट पड़ा है और क्या देखते हैं, चीजें दी हुई हैं। इन्होंने सरप्लस दे दिया हमें और क्या पता करना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा पूछा गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, यानी कि कंप्लीट ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो जानना चाह रहे हैं। सरप्लस है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी कि ट्रेड पेबल्स। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी एज यूजुअल हमें यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना होता है।
पर इस जगह पे हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि 4 चीजें ऐड करनी होती हैं, वो चारों की चारों चीजें ही यहाँ पे नहीं है, कोई भी यहाँ पर है ही नहीं उसका पार्ट। तो जब कोई पार्ट है ही नहीं तो उस पर टाइम नहीं लगाते हैं, तो हम यहीं से डायरेक्ट इसको शुरू कर लेते हैं। क्या क्या चीजें जो आपको याद है? प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, चारों चीजें ही मौजूद नहीं थी। तो फिर वर्किंग नोट बनाने का कोई लॉजिक नहीं, हम सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडिंग लिखनी है। फर्स्ट हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मेन हेडिंग है हमारी। ये पूरी आज एक्टिविटी पूरी आज कंप्लीट करेंगे हम। अभी तक एक पार्ट कर रहे थे। फिर यहां पर जो शुरुआत करनी है वो ए पॉइंट से शुरू करना है, और वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए जितना सरप्लस था वही आपका सीधा सीधा ले लेना होगा हमें। रीजन आप समझ ही गए होंगे कि सरप्लस लिखते हैं, उसके बाद 4 चीजें ऐड करते हैं, चारों चीजें ही नहीं है। तो सरप्लस देखिए कितना दिया हुआ है। पहले ये 60,000 था, अभी ये 80,000 हो गया, यानी कि जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 20,000 रुपीज का। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिखते भी हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐसी चीजें जो कि नॉन कैश हैं और नॉन ऑपरेटिंग है, उनके इफेक्ट को हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग पता करना है और कैश वाली चीजों का पता करना है। इसमें बी पार्ट में आइटम्स टू बी एडेड हैं, और सी पार्ट में आइटम्स टू बी डिडक्टेड। देखते हैं कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसमें ऐड होनी है और कौन कौन सी चीजें डिडक्ट होनी है। तो डिडक्टेड, आइटम्स टू बी एडेड, आइटम्स टू बी डिडक्टेड, और ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं ये हमारे करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज है, और जो बच रही हैं चीजें जो इससे रिलेटेड बी और सी से रिलेटेड वो है डेप्रिसिएशन और गुडविल। अब देखिए लास्ट ईयर में 30,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, यानी कि डेप्शन था। अब वो हो गया आपका 40,000, यानी कि चेंज कितना हो गया? 10,000 का डेप्रिसिएशन इस बार लगाया गया। तो इस जगह पर हम आ जाते हैं और डेप्रिसिएशन जो है वो देखते हैं कितना है। ये नॉन कैश आइटम है हमारा, आपको पता ही है, और डेप्रिसिएशन है हमारा 10,000 रुपीज। फिर इसके बाद गुडविल जो है वो 38,000 रुपीज की गुडविल थी। अब गुडविल जो है वो 30,000 की हो गई है, तो 38 से 30 हो गई, 8,000 गुडविल कम हो गई, गुडविल अमोर्टाइज हो गई। देखिए आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है। तो गुडविल अगर कम हो जा रही है आपकी, राइट ऑफ करी जा रही है, इसका मतलब तो ये नहीं कि आपके पास रुपए चले जा रहे हैं, तो ये नॉन कैश आइटम, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। बाकी सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ लिख दें या अमोर्टाइज लिख दें, एक ही बात। और ये थी 8,000 रुपीज की, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे नील है। ये हमने टोटल किया, ये 18,000 हो गया। इसका टोटल करते अगर कई चीजें होती तो वो यहाँ से डिडक्ट होना था। जो चीजें डिडक्ट होनी होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और इस जगह पर हमारा पहला पार्ट आ जाता है डी पार्ट, जिसको हम बोलते हैं
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आज इसके आगे भी हमें थोड़ा सा पार्ट करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। शॉर्टकट में लिख दिया बिल वर्किंग कैपिटल के लिए, और ये हो गया आपका 38,000 रुपीज। देखिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को अभी तक कंसिडर नहीं किया गया। जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उस ऑपरेशंस के साथ में क्या होता है कि कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ भी उसका वर्किंग कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। अब जैसे कि हमने स्टॉक को खरीदा, स्टॉक को बेचा, तो ये ऑपरेशंस का पार्ट है। फिर हमने जो है क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, डेटर से पेमेंट लिया, तो ये भी ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो इसको हम सेपरेटली डील करते हैं। और कुल मिला के अगर हम ये समझें कि अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल को कंसीडर नहीं किया। वर्किंग कैपिटल का मतलब वैसे आपने पढ़ा हुआ है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के इन्वॉल्वमेंट की बात। तो अभी तक कोई भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अगले स्टेप में हम यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को इन्वॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर हेडिंग लेके चलते हैं, ई हेडिंग। और ई हेडिंग जो होती है, ABCD लिखना जरूरी नहीं, मैं आपको ABCD इसलिए लिख के चल रहा हूं कि ताकि आपको सीक्वेंसिंग नहीं याद रहे। यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और इसके साथ में लिखते हैं हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। CA मीन्स करंट एसेट और CL मीन्स करंट लायबिलिटीज। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि ये जो हम लिख रहे हैं इसको पहली चीज तो हम ऐड करेंगे, तो अब यहाँ पर डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड क्यों किया जाएगा? देखिए, ऐड इसलिए किया जाएगा कि जब भी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही होती है तो उसमें रुपए आ रहे होते हैं। आप सोच के देखिए, जैसे स्टॉक हमारा अगर कम हो गया, इसका लो स्टॉक बिक गया तो उससे पैसे आ रहे होंगे, उससे हमारा जो है जो कैश का बढ़ रहा होगा अमाउंट। अच्छा, अगर हमारे मान लेते हैं कि दूसरी तरफ और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे डेटर्स हैं, डेटर्स कम हो गए, तो डेटर्स कम क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने हमें पैसे दे दिए, तभी डेटर्स कम हो गए। तो आपको मतलब एक सिंपल लॉजिक से मैं समझाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जब भी करंट एसेट डिक्रीज हो रही होती है तो उससे वर्किंग कैपिटल के थ्रू हमारे पास फंड्स या कैश जो है वो हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। और इसी तरीके से जब भी करंट लायबिलिटी बढ़ रही होगी, करंट लायबिलिटी के बढ़ने से भी हमारे पास जो है फंड्स का इंक्रीमेंट होगा, वो बढ़ रहे होंगे। कैसे बढ़ रहे होंगे? जैसे करंट लायबिलिटीज में मान लेते हैं हमने जो है क्रेडिटर से उधार ले लिया, तो अब क्रेडिटर से उधार लिया तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल बढ़ा ना, हमारे पास वहां पे फंड्स आए ना, इसका मतलब। तो जब भी डिक्रीज होगी करंट एसेट और इंक्रीज होगी करंट लायबिलिटी, तो आपके पास क्या होगा कि कैश के थ्रू ये वर्किंग कैपिटल जो है वो एनहांसमेंट होगा। तो इसलिए इसको हम ऐड करते हैं। और इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ एफ हेडिंग बनाते हैं, जस्ट अपोजिट, और इसमें हम क्या करते हैं, लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स को और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को। इससे क्या होगा, हमारे पास से जो है वो कैश कह लें या फंड्स की बात कर लें, वो हमारे पास से घट रहे होंगे, तो उतना अमाउंट घट जा रहा होगा। अब जैसे हम कहते हैं कि एक करंट लायबिलिटी कम हो गई, यानी कि करंट लायबिलिटी का हमने पेमेंट कर दिया, तो रुपए गए हमारे पास से, तो इसलिए उसमें माइनस कर देंगे। तो प्लस करना है और माइनस करना है। और यहाँ पर हेडिंग अब आप इसके पहले वाले जो डी है उसके जस्ट अपोजिट लिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो है उसके थ्रू वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसके इफेक्ट क्या कैश पे आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इस समय अगर करंट एसेट्स के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट दिए तो उसको नहीं हम यहाँ पर लेते। उसको क्यों नहीं लेते, इसका आंसर आगे विस्तार में मिलेगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को यहाँ कंसीडर करना है जो ऑलरेडी कंसीडर होगी, उसके अलावा क्यों इसमें कंसीडर करना है सिर्फ
कैश और कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्यों नहीं लेना है, उसके पीछे रीजन क्या है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डिटेल हमने सेपरेटली शो करनी है कि शुरू में ये कैश था, ये चेंजेस हुए और अब ये कैश बचा है, तो उसको हमने सेपरेटली अलग से शो करना है। क्योंकि सेपरेट अलग से शो करना है इसलिए उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसी को ही हमने आंसर देने के लिए यूज करना है। बाकी आप अगले वाले पार्ट में और डिटेल में समझ जाएंगे। तो फिलहाल अभी इतनी सी बात यह है कि जब हम अभी तक क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लिख ले रहे हैं और अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का इफेक्ट नहीं दिया है। वर्किंग कैपिटल के थ्रू जो कैश और फंड्स का इन्वॉल्वमेंट है उसको नहीं कंसिडर किया, तो अब हम उसको कंसिडर करने जा रहे हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम ऐड करेंगे, और इसके ठीक उल्टा अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो उसको हम लेस करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन में चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए 31,000 से 25,000 हो गए, यानी कि 6,000 रुपए की करंट एसेट कम हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स जो है कम हो गए, डिक्रीज इन करंट एसेट था इसलिए हम यहाँ पर लेके आए 6,000 रुपीज। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिर दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है वो करंट एसेट है और इन्वेंट्री बढ़ गई है आपकी। इन्वेंट्री देखिए कितनी बढ़ गई है, इन्वेंट्री आपकी थी पहले 60,000, अब हो गई है भाई 80,000। तो इन्वेंट्री बढ़ गई है आपकी 20,000 और बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है माइनस हो गया होगा। तो इन्वेंट्री का इंक्रीज इन करंट एसेट है, और कितना इंक्रीज इन करंट एसेट है, और वो है जी 20,000 रुपीज। इसके बाद फिर देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट बाकी है, करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटीज जो है वो 21,000 से आपकी हो गई 12,000 कम हो गई, यानी कि माइनस हो गया होगा, हमारे पास से चला गया होगा पैसा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना कम हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट में हमारे पास से कम हो गया है 9,000 रुपीज। रेंट कम हो गया, आउटस्टैंडिंग कम पार्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमने रेंट अदा कर दिया, अब कैश चला गया हमारे पास। तो फिर आगे चलते हैं हम, प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस में इंश्योरेंस दिया हुआ है, करंट एसेट्स। करंट एसेट क्या 2,000 की थी, अब हमारी 1,000 की हो गई, डिक्रीज हो गई है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो हम यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस का पार्ट जो है ऊपर लिखेंगे क्योंकि डिक्रीज इन करंट एसेट है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस और इसका अमाउंट है भाई 1,000 रुपीज। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या चेंज हुआ, ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स में। ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स 19 से 13 हो गए, 6,000 रुपीज के ट्रेड क्रेडिटर्स कम हो गए। तो क्रेडिटर्स लिख लें या ट्रेड पेबल्स लिख लें, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6,000 रुपीज हम यहाँ पे ले आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो अब बस आप टोटल कर दीजिए। यहाँ पर 6 और 1 जो है टोटल आ रहा है 7,000, ये आपका प्लस हो रहा है, और ये 20,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 35,000 लेस होना है। जो भी लेस होना होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और इस तरह से यहाँ पर अब आप आगे चलेंगे। तो 38 और 7 45 हो गया, 45 में से 35 माइनस हो गया तो बचा 10,000। जी पार्ट में हम लिखते हैं कैश जनरेटेड या कैश फ्लो, इतना कैश मिला हमें, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना पैसा हमारे पास आया। ये इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और होता है, मैं लिख के बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में नहीं है, आगे के क्वेश्चन में आएगा। और फाइनली वहां पर क्या होता है, यहाँ पर आता है जी टैक्स पेड, कितना आपने टैक्स पे किया। ऊपर सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां प्रोविजन मेड था, टैक्स कितना पे किया वो लिखना है। तो इस क्वेश्चन में टैक्स पेड कुछ भी नहीं दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, इसलिए नील लिख दिया। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं तो वो यहाँ पर बीच में डील किए जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर कोई रहता है
तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी नहीं है यहाँ पर। और फाइनली यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है जिसको हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस जगह पे ये आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो पार्ट है आपका, यहां तक का जितना पार्ट है, ये ही आपको करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का साइज बड़ा होता जाएगा, आइटम्स उसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। यहाँ पर इन्होंने जो है टैक्स और डिविडेंड्स के बाद का दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, फिर फाइनल डिविडेंड पेड दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और इनकम टैक्स रिफंड। तो देखिए यहाँ पर तो हमें वर्किंग नोट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग नोट से रिलेटेड यहाँ पर चीजें दी हुई हैं और मैं आपके साथ चल रहा हूं यहाँ पर। मैंने एक कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करा हुआ है, इसी में मैं फिल कर लूंगा और पहले आप बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप लिखते हो सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसमें ऐड करते हो आप 4 चीजों को। इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और रिफंड ऑफ टैक्स भी होता है। तो ऐड होता है सबसे पहले, आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, कुछ भी आप ऑर्डर में लिख सकते हो। प्रपोज डिविडेंड, पेड, फिर इंटरिम डिविडेंड्स पेड, इसके बाद आप लिखते हो ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। जो प्लस हो गए हैं उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस हो गया उसको प्लस कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की बात है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,15,000। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,15,000। फिर इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 45,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000। फिर भाई डिविडेंड्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये है 50,000। और इंटरिम डिविडेंड्स है नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स है नहीं। इसका हम टोटल कर लेते हैं और टोटल कितना हो रहा है 3,10,000 रुपीज। देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पर, इनकम टैक्स रिफंड। इस जगह पे हमारे पास से कुछ इनकम टैक्स का पैसा वापस आया है। तो देखिए अगर इनकम टैक्स रिफंड की बात करें तो आईएससी बोर्ड में तो क्लियरली ये मेंशन्ड है कि रिफंड ऑफ टैक्स उनसे पूछा नहीं जाएगा। पर सीबीएसई वालों के लिए ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। बस जरा सी चीजें समझ लेनी है कि भाई यहाँ पर जो इनकम टैक्स का जो रिफंड आ गया है तो वो भी यहाँ पे लिया गया होगा, तो उसको हमने क्या करना होता है, एक्सक्लूड करना है। तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, वो आके ऐड हो गया होगा, तो रिफंड ऑफ टैक्स को हम यहाँ से हटाएंगे।
टैक्स का जितना भी पार्ट है वो लास्ट में ABCDEFGH वाला पॉइंट जब आता है तो वहां पे हम टैक्स का पेमेंट फाइनल कितना है वहां पे दिखाते हैं। तो जितना भी ऊपर पार्ट आ चुका है, जो अप्रोप्रिएशंस हो चुकी हैं, जो उसको हम क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं। और उसको टैक्स का जितना पार्ट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में हम वहां पर अलग से सेपरेटली शो करते हैं। तो इस जगह पे जो भी टैक्स का पार्ट इन्वॉल्व हुआ होता है उसको हम यहाँ से हटाते हैं और मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब बनाते हैं तो वहां जाके शो करते हैं उसको। ये किसी को रफ दिखाया नहीं जाता, क्योंकि आप तो प्रिपेयर कर रहे हो, इसलिए बाकी जो पब्लिश होनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट वो तो मेन स्टेटमेंट शो होनी है। और यहाँ पर जितना पार्ट ऊपर इफेक्ट में आया, ये ऐसा नहीं कि किसी को वहां पे वर्किंग करके दिखाई जाएगी इसकी। तो जो इससे रिलेटेड पार्ट है वो सेपरेटली वहां पे शो किए जाएंगे। तो रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ पर था क्वेश्चन में। तो रिफंड ऑफ टैक्स जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना भाई, 30,000। तो 30,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 2,80,000 रुपीज का जो है वो नेट प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पे रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसी से हमें शुरू करना होता है। तो ये हमारा आ गया है नेट प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं। ये है हमारा 2,80,000 रुपीज। अब इसके अंदर कुछ आइटम्स जो है वो ऐड होनी है और कुछ चीजें डिडक्ट होनी है, उनके ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले 2-3 कॉमन चीजें तो याद ही रखनी है, जो ढूंढनी है आपने तुरंत, कि अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो मोस्ट कॉमनली सब में होगा ही होगा, वो नॉन कैश आइटम है ही है। और अमोर्टाइजेशन का मतलब ये डेप्रिसिएशन है, बट वो है किसका, डेप्रिसिएशन वर्ड की जगह पर अमोर्टाइजेशन तब यूज करते हैं अगर इनटेंजिबल एसेट। तो गुडविल, पेटेंट्स, इस तरह की कोई चीज राइट ऑफ हो रही है तो वो वाला कंसीडर करना है। और लॉस या प्रॉफिट किसी एसेट के बेचने पे, खरीदने पे, कोई चीज तरह के अगर हो रहे हैं लॉस या प्रॉफिट एसेट्स के, तो वो भी लिख लें। ये कॉमन चीजें हैं। इसके अलावा और चीजें भी लिखवाई हुई हैं, वो आगे बढ़ते भी जाएंगे। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या था हमारे लिए। हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन सबसे पहले ढूंढ लिया। डेप्रिसिएशन कितना है आपका, 25,000। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी मिल गया। तो दो चीजों को लिख दें पहले तो। एक तो है भाई डेप्रिसिएशन, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कोई भी फिक्स एसेट के लॉस है वो यहाँ पर आएंगे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। तो ये था डेप्रिसिएशन था आपका 25 और लॉस था 10,000। तो 25,000 और 10,000। फिर देखते हैं कोई और इससे रिलेटेड कुछ दिया हुआ हो। तो भाई पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड पेटेंट्स, तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ थे 30,000 के, इस जगह 30,000 आ गया। और कोई प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ था शायद से क्वेश्चन के अंदर, हाँ, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000। तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड जब वो जुड़ गया होगा तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये था आपका गेन ऑन सेल था 70,000 रुपीज। तो ये और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया था। टोटल कर दीजिए 2, 3 और ये हो जाएगा 65,000। इधर पे हो जाएगा टोटल, अगर हम करते हैं तो ये हो रहा है 70,000। तो 70,000 माइनस होना है, ये माइनस वाला है, लिखा भी हुआ है देखिए लेस।
तो 2,80,000 में 65,000 प्लस होगा और लेस होके हो जाएगा ये 70,000 के बाद डी पार्ट पे आ जाएंगे और ये है हमारा 2,75,000 रुपीज। यहां पर हम पहले स्टेप पे पहुंच गए और इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम वर्किंग पार्ट कैपिटल के पार्ट का इफेक्ट यहां पर देते हैं। वर्किंग कैपिटल के पार्ट का जब हम इफेक्ट देते हैं तो जितनी भी चीजें जैसे पहले क्वेश्चन में थी उन सब चीजों को यहाँ लिखते हुए चलेंगे, ये सारी चीजें प्लस हो जाएंगी। तो इस जगह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिख दिया। इस जगह पर लेस होने वाले भी कोई चीज नहीं थी इसलिए ये भी हो गया नहीं। तो यहाँ पर क्या है 2,75,000 का 2,75,000 यहाँ गया। फाइनली जब हम जी स्टेप पे आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितने रुपए का कैश हमारा ऑपरेशन से आ रहा है और इसके बाद हमने जो टैक्स का पेमेंट किया होता है उस टैक्स का पेमेंट करने के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कोई हैं तो उसको डील करते हैं और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितने पैसे हमारे पास आए। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो 45,000 रुपीज का टैक्स था और 30,000 रुपीज का रिफंड था। तो 45,000 में से अगर हमने पेमेंट किया 45,000 और 30,000 वापस आ गया तो नेट ऑफ टैक्स रिफंड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नेट ऑफ टैक्स रिफंड का मतलब क्या कि फाइनली टैक्स रिटर्न टैक्स का रिफंड के बाद कितना अमाउंट गया। तो 45,000 दिया और 30,000 रिफंड आ गया, वापस आ गया। तो इसका मतलब फाइनली अपने पास से कितना पेमेंट किया 15,000 रुपीज। हम ऐसे भी कर सकते थे कि माइनस करते 45,000 और प्लस कर देते 30,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कोई है नहीं और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 2,60,000 रुपीज का हमारे पास से कैश फ्लो हुआ। अब जरूरी नहीं कि कैश फ्लो ही हो, कैश यूज भी हो सकता है, कैश जाता भी है। कभी कभी क्या होता है कि पैसे चले जाते हैं तो हम यहाँ पर मैंने तो ये क्योंकि फॉर्मेट बनाया हुआ है तो बार बार मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा इसलिए मैंने एक बार बना लिया। तो यहाँ पर कैश यूज्ड नहीं लिखा जाएगा, कैश फ्लो लिखा जाएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर माइनस में आ रहा होता, पैसे जा रहे होते तो मैं आंसर लिखता कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आज आपने एक तरह से देखा जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट सीख ली, कितनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है। अभी हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और फिर इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे और फिर कंप्लीट क्वेश्चन को करेंगे। तो मेन जो सबसे पहले जरूरी है सीखना वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट का इन्वॉल्वमेंट इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर ये है 14। ऊपर दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स: डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल अमोर्टाइज्ड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड जनरल रिजर्व। और आगे भी है क्या क्वेश्चन? आगे भी है। फिर दिया हुआ है Following is the position of current assets and current liabilities, trade payables, trade receivables, prepaid expenses। तो चलिए पूरा कंप्लीट सबसे पहले हमें यहाँ वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग नोट से रिलेटेड लगभग सारी कई सारी चीजें दिख रही थी, कई चीजें हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम, उसमें लिखते हैं हम सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और इसके बाद आप ऐसा करते हैं, चार चीजें आपको याद ही हो गई, जो चीज जरूरत की होते हैं पार्ट को ही लिखते हैं। तो क्या क्या था क्वेश्चन में? कोई प्रपोज डिविडेंड था क्या? नहीं था प्रपोज डिविडेंड। फिर इसमें इंटरिम डिविडेंड भी नहीं है और प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है। तो ठीक है, इसको शॉर्टकट में ही करते हुए चलते हैं। केवल एप्रोप्रिएशन में दिया हुआ है प्रॉफिट
जो है वो ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में। तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे, जितना जरूरी पार्ट है वही लिख दे रहे हैं हम, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। तो सरप्लस जो था वो था आपका यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 7 लाख, और जनरल रिजर्व में किया है ट्रांसफर 60,000। तो 7 लाख जनरल रिजर्व में चला गया 60,000, ये हो गया भाई 7,60,000। अगर प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स होता तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे होते हैं, और ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया। इससे हमें इनिशिएट करना होता है, शुरू करना है यहाँ पे 7,60,000 यहाँ पर आ गया। फिर आइटम्स टू बी एडेड, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं अमूमन जो सबसे कॉमन है वो याद रहने चाहिए, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन या लॉसेस फिक्स एसेट्स के। तो क्वेश्चन में देखिए, गुडविल, अमोर्टाइज, डेप्रिसिएशन, ये दो चीजें तो मिल ही गई, तो लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। फिर भाई गुडविल, अमोर्टाइज्ड, फिर और क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं है, तो 40 और 20 लिख ले रहे हैं। डेप्रिसिएशन था 40, ये है 20,000, और इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा 60,000। लेस होने के लिए क्या है आपको, एक तो वो जो कॉमन याद रहना चाहिए, कोई प्रॉफिट आ रहा है, कोई उस तरह का गेन आ रहा है कोई फिक्स एसेट को सेल करने पे, क्योंकि वो हमारे ऑपरेशंस के पार्ट नहीं होते, फिक्स एसेट्स का व्यापार की बात नहीं होती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड या गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये है आपका 90,000। इसके अलावा और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में है यहाँ पे, तो इसका हम टोटल करेंगे, ये 90 हो जाएगा, पर ये 90 आपका माइनस होना है, 60 प्लस होगा, 90 माइनस होगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये आपका हो जाएगा 7,30,000। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की भी कुछ डिटेल्स दी हुई थी। तो आपको याद ही, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो ऐड होना है, और इसके विपरीत लेस होना है, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को, क्योंकि इसमें रुपए आएंगे और उसमें रुपए जाएंगे। तो जो इसमें आएंगे वो ऐड हो जाएगा, जिसमें जाएंगे वो लेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हैं। जो ट्रेड पेबल्स हैं वो 75 पहले थे, अब 50 हैं, और ओपनिंग 75, क्लोजिंग 50, यानी कि 25,000 रुपीज की करंट लायबिलिटी कम हो गई। और अगर करंट लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है तो उसको कहाँ लिखना है, देखिए एफ हेडिंग में लिखा हुआ है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, हम एफ हेडिंग में लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, और इसका अमाउंट है भाई 25,000। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, पहले 60 के थे, अब ये 75 के हो गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि लोगों से जिनसे हमें पैसे लेने हैं ट्रेड के, यानी कि हमारे डेटर्स हैं, ये करंट एसेट हैं। करंट एसेट 60 से 75 हो गई, इंक्रीज हो गई करंट एसेट, तो ये भी एफ में जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रेड और रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट था 60 से 75 यानी कि 15।
फिर एक और चीज दी हुई है प्रीपेड एक्सपेंस, ये करंट एसेट है, ये 18 की थी, अब ये 10 की हो गई, डिक्रीज इन करंट एसेट, ये ई में जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट था 8,000 रुपीज। ये 8,000 आप यहाँ पे ऐड करेंगे, 8,000 ऐड होना है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो 40,000 ये लेस होना है आपका। तो 40,000 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 8,000 प्लस और 40,000 जो है लेस। तो अमाउंट देखिए कितना हो जा रहा है आपका 730, और ये लेस हो गया तो इट विल बी 6,98,000। टैक्स की कोई बात नहीं है यहाँ पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो कैश फ्लो जो है हमारा हो जाएगा 6,98,000 रुपीज। देखिए यहां पर जो है पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आज कंप्लीट हो जाती है।